सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हैती से भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो आंसर होगा ऑपरेशन इंद्रावती। तो अभी भारत सरकार ने हैती देश में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए अभी ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। अब आप सोचोगे कि ऐसा हैती में क्या हो गया कि वहां से भारतीयों को निकालना पड़ा। दरअसल वहां क्रिमिनल जो गैंग्स होती है उन्होंने काफी हिंसा मचा रखी है। उन्होंने कई सरकारी संस्थाओं पर हमले किए, कई जेलों पर हमले किए, जिससे लगभग 4000 कैदी फरार हो गए। ये जो हथियारबंद लोग हैं ये देश के कई जगहों पर आगजनी कर रहे हैं, दुकानों घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इनकी हिंसा बढ़ती जा रही है और इसी बीच में अभी 12 मार्च को हैती के जो प्रधानमंत्री हैं एरियल हेनरी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। मैं आपको यह भी बता दूं कि हैती में कोई भारतीय दूतावास नहीं है, कोई एम्बेसी नहीं है। अब हम दो चीजें करेंगे। अभी तक भारत ने जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चलाए हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। उसके अलावा जो हैती न्यूज में आया है तो इसके स्टैटिक भी मैं आपको पहले बता देता हूं। तो ये रहा मैप में हैती। ये एक पूर्वी फ्रांसीसी उपनिवेश है, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आता है। कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस हो गई, करेंसी है हैटियन गॉड। मैंने आपको बताया अभी तक इसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे एरियल हेनरी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जैसा कि मैंने आपको कहा ऑपरेशंस जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको रिवाइज करता हूं, देखना। एक ऑपरेशन करुणा आप सुनोगे। तो मोचा चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने यह शुरू किया था ऑपरेशन करुणा। उसके अलावा ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था हमने। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था तो वहां पे मदद के लिए चलाया था हमने ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए चलाया। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया था 1948 में। ऑपरेशन ध्वस्त नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, हुड़दंग करने वाले और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ चलाया था ये। ऑपरेशन राहत यमन युद्ध गृह में भारतीयों और दूसरे देशों के नागरिकों को यमन से बचाने के लिए और वापस लाने के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन राहत। बाकी ऑपरेशन अजय भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया था। अभी इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध छिड़ा था, और इसी से भी संबंधित आपको 2 पॉइंट बता दूं मैं कि हमास ने इजराइल पर जो हमला किया था उसे कोड नेम दिया था अल अक्सा फ्लड, और इजराइल ने जो जवाबी हमला किया था उसे नाम दिया था आयरन ऑफ स्वॉर्ड। उसके अलावा ऑपरेशन चक्र 2 सीबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए चलाया ये ऑपरेशन चक्र 2। ऑपरेशन अमृत केरल ने राज्य में एंटीबायोटिक्स के हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए चलाया। ऑपरेशन आहट आरपीएफ ने चलाया था महिला और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध ये भी आरपीएफ ने चलाया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, रेलवे टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा और गर्म हवा इसका आयोजन करता है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राजस्थान में पाकिस्तान सीमा से घुसपैठ को रोकने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। अच्छा, ऑपरेशन शरु शक्ति आपने पढ़ा था अभी। भारतीय सेना ने आतंकियों को समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर में ये ऑपरेशन चलाया था। और पूछे किसकी तर्ज पर चलाया था, तो ऑपरेशन सर्प विनाश की तर्ज पर चलाया था, जो कि आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ही चलाया गया था जम्मू कश्मीर में सन 2003 में। तो उसी के तर्ज पे अभी ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया। और एक ऑपरेशन मार्ग बार समाचार आप पढ़ोगे, ये पाकिस्तान ने चलाया था ईरान के खिलाफ। तो यहां पे भारत ने जो भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चलाए थे वो सारे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं इस एक ही क्वेश्चन में, तो ये आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी मार्च 2024 में किन देशों के बीच IMT ट्रिलेट 2024 अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा मोजाम्बिक और तंजानिया। तो एक्सरसाइज का नाम है IMT ट्रिलेट 2024। IMT मतलब हो गया इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। ट्रिलेट मतलब हो गया ट्राइलेटरल, और ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है। ये 21 से लेकर अभी 29 मार्च तक हुआ। इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है। कहां पे हुआ? तंजानिया के जांजिबार और मोजाम्बिक के मापुटो में। और इसमें भारत की तरफ से INS तीर और INS सुजाता नाम के जहाज ने हिस्सा लिया। INS मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। मैंने कहा इस बार इसका दूसरा संस्करण है। तो इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2022 में हुआ था, वो भी तंजानिया और मोजाम्बिक में हुआ था।
अब आपको पता है मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रश्न जब भी आता है, मैं आपको 2024 में अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज हमने पढ़ी है वो सारी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा स्टार्टिंग से लेके अभी तक। लेकिन उससे पहले ये दो देश आ गए न्यूज में, तो इनके स्टैटिक हम जरूर देख लेते हैं। मोजाम्बिक की बात है तो ये एक अफ्रीकी देश है, ये रहा मोजाम्बिक। दोनों ही अफ्रीकी देश है वैसे तो। इसकी कैपिटल मापुटो होती है, करेंसी है मोजाम्बिकन मेटिकल। और तंजानिया की बात है तो ये रहा मैप में तंजानिया, कैपिटल डोडोमा हो गई, तंजानियन शिलिंग करेंसी हो गई, प्रेसिडेंट है सामिया सुलूहू हसन। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसे आप कहते हो माउंट किलिमंजारो, वो आपको तंजानिया देश में ही मिलेगी। अब जैसा कि मैंने आपको कहा 2024 में इलेक्ट्रिक एक्सरसाइज हमने पढ़े हैं, वो हम रिवीजन करेंगे। तो इस साल का पहला एक्सरसाइज हमने किया था डेजर्ट साइक्लोन, भारत और यूएई के बीच में हुआ था, ये राजस्थान के थार रेगिस्तान में। सहयोग काजिन एक्सरसाइज भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ, ये चेन्नई में। एक अयुत्या एक्सरसाइज हमने पढ़ा, पहली बार हुआ ये भारत और थाईलैंड के बीच में। साइक्लोन एक्सरसाइज इस बार दूसरा संस्करण था, भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, ये इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज इस बार ये 11वां संस्करण था, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज नाटो ने इसका आयोजन किया। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ, ये अरब सागर के ऊपर। सदा तनसीक एक्सरसाइज ये भी पहली बार हुआ, भारत और सऊदी अरब के बीच में, राजस्थान के बीकानेर में हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको तीनों चीजें बताते हुए चल रहा हूं, कौन सी एक्सरसाइज है, किनके बीच हुआ और कहां पे हुआ। जैसे कि वायु शक्ति एक्सरसाइज देखो, इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया इसका, पोखरण राजस्थान में। मिलान एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने आयोजन किया, लगभग 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था, कहां, विशाखापत्तनम में। फिर दोस्ती एक्सरसाइज हुआ, 16वां संस्करण था, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ, मालदीव में। एक समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, ये विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ, ये अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज ये बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था वैसे तो, इसमें लगभग 16 देशों ने, इसमें भारत के आईएनएस तीर ने हिस्सा लिया था। कहां पे हुआ था ये, पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में। और इसी तरह से भारत और सेशल्स के बीच में ये लिमिटिए एक्सरसाइज हुआ था अभी, कहां पे, सेशल्स में ही। एक समुद्री सुरक्षा बेल्ट एक्सरसाइज हुआ रशिया, चीन और ईरान के बीच में, अभी ओमान की खाड़ी में। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था टाइगर ट्रम्प, ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। तो लगभग ये 16-17 मिलिट्री एक्सरसाइज अभी तक हमने पढ़ लिए हैं इन 3 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये आपको याद रखने हैं। और इस तरह से अभी देख लो 3 महीने में 17 एक्सरसाइज हो गए, आगे और बढ़ते जाएंगे तो और भी एक्सरसाइज होंगे, तो फिर एक साथ याद रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या करता हूं, जब भी एक्सरसाइज का प्रश्न आता है स्टार्टिंग से आपको रिवाइज कराता हूं, ताकि इस तरह से बार बार रिपीट करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो इनमें से बहुत सारे आपको यहीं पे याद हो जाएंगे, तो आपको एग्जाम टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना प्लीज वीडियो को। आज की वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं, चलो 7000 लाइक का। इंतजार कर रहा हूं कब मुझे ऐसे 7000 स्टूडेंट मिल जाएंगे जो हमारे वीडियोस को पसंद करते हो। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया, तो आंसर होगा नवीन जिंदल को। तो अभी जिंदल स्टील एंड पावर के जो अध्यक्ष हैं नवीन जिंदल, इनको अभी इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने किनका स्थान लिया, दिलीप ओमान का स्थान लिया है। अच्छा, इंडियन स्टील एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 2014 में भारत की स्टील उत्पादक कंपनियों के शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। और आपको ये बता दूं कि भारत में पहला आधुनिक स्टील प्लांट ये जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया था 1907 में, जिसे अभी टाटा स्टील के नाम से आप जानते हो। कहां पे, जमशेदपुर, झारखंड में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में, यानी कि 1956 से लेकर 1961 के दौरान भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के पहले इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्थापना की थी। जैसे कि उड़ीसा में राउरकेला स्टील प्लांट, ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट, ये सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया। और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से बना था। बाकी स्टील प्रोडक्शन में आप जानते हो दुनिया में पहले स्थान पे चाइना आता है, दूसरे पे इंडिया है। ये भी याद रखो कि स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। और चीन और अमेरिका के बाद तैयार स्टील यानी कि फर्नेस्ड स्टील का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता कंज्यूमर कौन है, भारत है। आपको याद है भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहां पे हुआ था, गुजरात में, गुजरात के सूरत में।
और अभी 2024 में ही मैंने आपको पढ़ाया था, हमारे जो स्टील मंत्री हैं कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पास एविएशन मंत्रालय भी है, नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। और अभी इन्होंने ही जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया था, ये भी याद रखना। उसके अलावा दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील, फॉसिल फ्री स्टील, ये स्वीडन में बना था। किस कंपनी ने बनाया था? देश तो हो गया स्वीडन, लेकिन नहीं पूछेंगे तो हाइब्रिड कंपनी ने। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल, ये कहां पे लगाया गया? नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में। अच्छा ये बताओ, स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? याद रखना, जमशेद जे ईरानी को। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी है, कुछ स्टैटिक और कुछ करंट अफेयर से संबंधित, वो सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम के लिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन बने, फ्लैग बियरर कौन बने? तो आंसर होगा शरद कमल। तो पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बियरर बनाए गए हैं शरद कमल को। अब शरद कमल का संबंध किससे है? ये एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ये भी याद रखना। वहीं महिला जो मुक्केबाज है एमसी मैरी कॉम, उनको भारतीय दल का प्रमुख यानी कि जिसे शेफ द मिशन कहते हैं, वो बनाया गया है। तो ये दोनों नाम याद रखना। बाकी मैं आपको कुछ और इनसे संबंधित याद दिलाऊं तो आपको याद हो तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? वो यही थे, शरद कमल। और 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे बर्मिंघम में, वहां पर भी शरद कमल और एक बॉक्सर और थी निकत जरीन, ये भारत के ध्वजवाहक थे समापन समारोह में, एंडिंग सेरेमनी में। और अभी लास्ट ईयर हमने देखा था जो एशियन गेम्स 2022 हुए थे, अभी 2023 में 19वां संस्करण था, चाइना के हांगझाओ में हुए थे ना, उसमें उद्घाटन समारोह में अगर पूछूं फ्लैग बियरर कौन थे, तो दो जने थे, हरमनप्रीत सिंह जिनका संबंध हॉकी से है, और लवलीना बोर्गो हैं। वहीं समापन समारोह में फ्लैग बियरर रहे थे PR श्रीजेश, जो कि एक हॉकी प्लेयर है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, शरद कमल एक टेबल टेनिस प्लेयर है, तो टेबल टेनिस से संबंधित कुछ भारतीय प्लेयर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत कम हमें सुनने को मिलता है टेबल टेनिस के बारे में दूसरे स्पोर्ट्स के मुकाबले, तो हो सकता है आपको कम याद हो। तो एक बार मैं इन खिलाड़ियों के बारे में बता दूं, अगर पूछ ले एग्जाम में तो आखिर आप बता पाओ। तो एक तो शरद कमल हो गए, मणिका बत्रा, ये बड़े फेमस प्लेयर हैं, जी साथियान हो गए, मानव ठक्कर हो गया, नैना जायसवाल याद रखो, अर्चना कामत याद रखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनका संबंध टेबल टेनिस से है। अच्छा, पेरिस ओलंपिक की बात करें तो ये एक समर ओलंपिक है। कौन सा संस्करण है ये भी याद रखो, 33 नंबर का है। और इस बार इसमें कितने नए गेम शामिल किए गए? तो 4। कौन कौन से? ब्रेक डांस, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। और एक और पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अलग से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ध्यान रखना कि अगर पूछे किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक में टीम इंडिया के लिए ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बनने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ समझौता किया, तो आंसर करना यस बैंक ने। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 मार्च को। तो आपको पता है हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में हम मनाते हैं, और इस बार की थीम क्या है? शांति के लिए जल। पहली बार इस दिन को 1993 में मनाया गया था। अच्छा, एक अच्छा प्रश्न यहां से यह बनता है कि जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, कितने हैं? 17 है, और 2030 तक पूरे करने। तो कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये साफ जल, क्लीन वाटर और स्वच्छता की बात करता है? तो आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। अच्छा, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या भी नए नए क्रिक एग्जाम से जुड़े हैं, तो आपको बता दूं, आपके काम की चीज है, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, और ये तो 2030 तक पूरे कर रहे हैं, तो ये तो आपको याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर साल चेंज हो जाएंगे, तो ये तो आप याद रख लो, आपके काम आएगा। और इसको याद रखने का पूरे यूट्यूब में, कह रहा हूं फिर से, पूरे यूट्यूब में खोल के देख लेना, इसकी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये हमने बनाने की प्रयास किया, और भगवान का शुक्र है कि आप सभी लोगों को पसंद आया। मतलब वो ट्रिक अगर आप देख लोगे तो सारे प्रश्न आप कर पाओगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित, जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो सिंपल सा क्या करना है, कहां मिलेगा वीडियो? तो सिंपल सा आप सर्च मारो यूट्यूब में ही, लिखो क्रेक एग्जाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स, वीडियो आपके सामने आ जाएगा, वो देख लो, वो आपके बहुत काम आएगा। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो एक प्रश्न ये याद रखो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सुरक्षित, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी थी? तो 2010 में। वैसे आप जानते हो भी 100% हर घर जल वाला
पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना था? तो ये भी लेटेस्ट प्रश्न है इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश आंसर होगा। वैसे पूरे भारत में अगर बात करोगे तो गोवा आंसर होगा। वैसे 22 मार्च को बिहार दिवस भी होता है, ये भी आप जानते हो। अच्छा, जब भी ये 22 मार्च का दिवस आया है, मैंने आपको 22 की 3 तिकड़ी याद कराई थी, मतलब लगातार 3 महीने में 22 तारीख के इंपॉर्टेंट दिवस। जैसे कि 22 मार्च को ये वर्ल्ड वाटर डे हो गया, फिर अगले महीने 22 अप्रैल को अर्थ डे आएगा, फिर उसके अगले महीने 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे आएगा, जैव विविधता दिवस। ऐसे याद रखो इसे आप। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया, और मेरी आदत है जब भी डे वाला प्रश्न आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज कराता हूं। चलो फिर रिपीट करते हैं। तो आप देख लो, इतनी बार रिपीट कर रहे हैं हम, लगभग डेली या एक आध दिन में डे पढ़ ही रहे हैं, बार बार मैं आपको रिपीट करा रहा हूं, तो ये आपको याद हो जाने चाहिए। तो साथ साथ बोलोगे तो और जल्दी याद होंगे। जैसे कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया डे, और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। अभी 20 मार्च को एक तो गोरैया दिवस मनाया और प्रसन्नता दिवस मनाया, हैप्पीनेस डे, और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व कविता दिवस मनाया। तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा भूटान। तो अभी 22 मार्च 2024 को भूटान के राजा जो हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि अभी भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे, उनको भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, उससे उनको सम्मानित किया। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भूटान का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं भूटान की। तो पहले मैं आपको बता दूं कि भूटान को ड्रुक यूल के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है थंडर ड्रैगन की भूमि। और एक याद रखना, पारो हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये भूटान में है। अभी मोदी जी इसी हवाई अड्डे पर उतरे थे और वहां के जो प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने पहुंचे थे। तो ये नाम न्यूज में था, तो थोड़ा सा मैंने कहा बता दूं आपको, क्या पता पूछ ले कि पारो हवाई अड्डा कहां पर है भूटान में। भूटान आप मैप में देख रहे हो, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत और चाइना के साथ। लेकिन अगर भारत में बात करेंगे तो भारत के किन राज्यों से सीमा बनाता है? तो असम साथ में। तो आंसर होगा असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और भूटान की भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है ये भी मैं आपको बता दूं, 699 किलोमीटर। कैपिटल इसकी थिम्पू होती है, करेंसी है एंगल्ट्रम, भारतीय रुपया भी चलता है वैसे। प्रधानमंत्री हैं शेरिंग टोब्गे, अभी वापस से बने थे। यहाँ के राजा मैंने आपको बताया जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और आपको याद हो तो कुछ समय पहले अभी जो WHO में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक रही थी डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, उनको भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में दक्षिण पूर्व एशिया के जो क्षेत्रीय निदेशक हैं अब नई बन गई हैं। कौन बन गई हैं? वो नाम भी हमारे इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में पढ़ा था, साइमा वाजेद। और ये कौन है? ये जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है ना, शेख हसीना, उनकी पुत्री है। तो ये हमने भूटान के बारे में सारी चर्चा कर ली। भूटान ने भी सर्वोच्च सम्मान दे दिया मोदी जी को, पहले विदेशी नेता बन गए ये सम्मान पाने वाले, ये सब हमने देख लिया। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, वैसे तो मोदी जी को कई सारे देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान दिए हैं, लेकिन 2023 में पिछले साल मोदी जी को किस किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? तो एक तो मिस्र ने दिया था, इजिप्ट ने ऑर्डर ऑफ नील कहते हैं जिसको, फ्रांस ने दिया था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, और फिजी देश ने भी दिया था, और पापुआ न्यू गिनी ने भी दिया था। जो ये 4 देशों ने दिए थे 2023 में, ये आप ध्यान में रखना। वैसे तो ये भूटान वाला पुराना ही है, 2021 में घोषणा की गई थी, लेकिन दिया अभी गया है, ठीक है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है कब घोषणा की गई थी, लेकिन अभी दे दिया गया, तो इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो आंसर होगा MV राव। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO हैं ये MV राव, जिनको अभी 2023-24 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। वे अतुल कुमार गोयल का स्थान लेंगे, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO हैं। अच्छा, ये तो अध्यक्ष चुने गए हैं, इनके अलावा 3 उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं, दिनेश कुमार खारा, शांतिलाल जैन और डॉक्टर N कामाकोड़ी। इंडियन बैंक एसोसिएशन की बात करें तो भारत में
बैंकों और वित्तीय संस्थानों का ये एक संघ है जिसका गठन हुआ था 26 सितंबर 1946 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो ये ध्यान रखना। अध्यक्ष याद रख लेना MV राव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो याद रखना कि T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं ये विराट कोहली। अभी IPL 2024 के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ अपना छठा रन बनाते ही उन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर ली है। तो विराट कोहली T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले ओवरऑल छठे क्रिकेटर बन गए हैं, दुनिया में छठे और भारत में पहले। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कितने पारियों में उन्होंने ये आंकड़ा पूरा किया। 360 पारियों में उन्होंने ये 12,000 रन बनाए। वहीं क्रिस गेल ने 345 पारियों में ये रन बनाए थे। तो आप कह सकते हो सबसे तेज यहाँ पे 12,000 रन बनाने वाले विराट कोहली ये दूसरे बल्लेबाज है, क्योंकि पहले तो क्रिस गेल है। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग से भी एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि अभी तक जो इसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, वो अब नहीं है। अब इसके कप्तान बन चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़। बाकी देखो कुछ इसी तरह से संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी T20 इंटरनेशनल में 400 प्लस चौके लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे कौन? आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने कौन? टिम साउदी, ये न्यूजीलैंड के हैं। और उसी तरह से रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। तो इसी से संबंधित ये प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराया जो बिल्कुल लेटेस्ट है, ज्यादा पुराने प्रश्न नहीं है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कौन सा दर्जा प्राप्त किया है? तो आंसर होगा मिनी रत्न कंपनी का। तो अभी ग्रिड इंडिया ने मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा हासिल कर लिया है, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का दर्जा इसे मिल गया है। और इसे विद्युत मंत्रालय ने यह दर्जा दिया है। विद्युत मंत्री कौन है? हमारे RK सिंह है, राजकुमार सिंह। तो ग्रिड इंडिया ये पावर सिस्टम ऑपरेशंस पे काम करती है, जैसा कि नाम से क्लियर है। अच्छा, अगर हम बात करें एक छोटी सी कि मिनी रत्न कंपनी श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो कंपनी ने पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रॉफिट गेन किया हो, उसे मतलब लाभ हुआ हो लगातार 3 सालों से, नुकसान न हुआ हो। उसके अलावा 3 साल में एक बार कम से कम जो उसे प्रॉफिट है, उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 30 करोड़ रुपए का हुआ हो या उससे ज्यादा का हुआ हो। ये इसकी कुछ कंडीशंस है। अभी आप पूछोगे कि भारत में कितनी मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनियां हैं, तो 62 है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आप ये पूछोगे कि बताओ भैया महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियां कितनी हैं। तो महारत्न कंपनियां अभी वर्तमान में 13 है। 13वीं बनी थी ऑयल इंडिया लिमिटेड, उससे पहले 12वीं बनी थी REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वहीं नवरत्न कंपनियों की बात करेंगे तो अभी 14वीं बनी थी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, उससे पहले 13वीं बनी थी ONGC विदेश लिमिटेड। बाकी ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें, जिसे ये अभी दर्जा मिला, हमने प्रश्न में देखा, उसकी अगर चर्चा करें तो स्थापना होती है उसकी 2009 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हेड है SR नरसिम्हन। तो यहाँ पे मैंने इससे संबंधित सारी जानकारी आपको दे दी है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने WTT फीडर बैरू 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो आंसर होगा जी साथियान ने। तो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जी साथियान। इन्होंने भी लेबनान में आयोजित WTT फीडर बैरू 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी मानव ठक्कर को हराकर के मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। और इस तरह से इस टूर्नामेंट में मेन सिंगल का टूर्नामेंट जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। अच्छा, इनके अलावा मिक्स्ड डबल का जो इवेंट हुआ था उसमें भी भारतीयों ने विजय प्राप्त की है। कौन है वो भारतीय? दिया चितले और मानुष शाह ने। अगर आप पूछना चाहोगे इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो वो हमने नहीं जीता, वो लग्जमबर्ग की प्लेयर हैं जिया लियान, उन्होंने जीता है। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपके ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपका वीडियो मैं दिल से तैयार करता हूं। बहुत घंटे लगते हैं इसको तैयार करने में, बहुत समय लगता है। तो जब आप लोगों का सपोर्ट दिखता है तो वो मेहनत करने में मजा आता है, अंदर से और इच्छा होती है, एक आग जलती है कि क्योंकि हमारा जो लाइक का टारगेट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जब आप अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे तो आपकी तरह पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स हमसे जुड़ेंगे। हो सकता है उन्हें कंटेंट पसंद आए, तो उनको भी मदद पहुंचे और हमें भी। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं।
तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि इस देश में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने इस्तीफा दे दिया, तो आंसर होगा आयरलैंड। फिर आपसे पूछा था 29वां देवीशंकर अवस्थी सम्मान की देने की घोषणा की गई निशांत को। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया, 21 मार्च को। फिर पूछा एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार ये किसे मिला, इसरो को। और फिर पूछा भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन ये कहाँ पे बनाया, राजस्थान। फिर पूछा मार्च 2024 में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली। फिर पूछा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स की मदद के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो सखी। फिर पूछा महाराष्ट्र गौरव सम्मान किसे मिला, डॉक्टर उमा रेले। फिर पूछा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के नए मंत्री बन गए किरण रिजिजू। और आखिरी प्रश्न पूछा कि चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 नाम से एक अभियान शुरू किया, तो हिमाचल प्रदेश। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था वाई भारत मैटर्स नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।